अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो खबरों पर। सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच से फारिग हो गए। ये किस तरह हो गया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17 हमलों का ऐलान कर दिया। अब इसकी तफसील ये क्या वाक़या है, क्या माजरा है, ये ऐलान किसकी जानिब से किया गया, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी पहुँच सकें। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ हुकूमत पर के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए, हुकूमत के ख़ात्मे के लिए अब तक बहुत सारे जलसे, बहुत सारे एहतजाज का ऐलान किए जा चुके हैं। ख़ास तौर पे जो आखिरी एहतजाज का ऐलान किया गया था वो उसमें जब अली अमीन खान गंडापुर पहुंच नहीं पाए, कारकुनान पहुंच नहीं पाए, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सामने आई। अब उसके बाद तकरीबन कह लें कि 8 अक्टूबर के बाद गालबन यानी उससे पहले के इमरान खान पर तकरीबन 20 रोज़ जो थी वो मुलाकातों की पाबंदी भी रही। 2 रोज़ पहले इमरान खान से ये मुलाकातों की पाबंदी ख़त्म हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात की। आज इसी तरह मुलाकात करने वालों में अली अमीन खान गंडापुर और मुख्तलिफ जो वकला थे जो कि मुकदमात की समाअत के लिए वहाँ पर गए, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। फवाद चौधरी के छोटे भाई फैसल चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही रूटीन का रोना धोना कि जनाब खान को सहूलियत नहीं दी जा रही, खान को जो है वो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, वो ये रूटीन की बातें हैं, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन असल बात यह है अली अमीन खान गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात। अली अमीन खान गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जो कि इस वक्त एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं। फिर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज का ऐलान करती है तो सबसे ज़्यादा नज़रें जिस पर होती हैं वो अली अमीन खान गंडापुर होते हैं। सबसे ज़्यादा तवक्कुआत अली अमीन खान गंडापुर पे होती है। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो वो सूबे के वज़ीर आला हैं, दूसरी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पॉपुलैरिटी वैसे भी दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा है। पश्तून है सब लोग और इमरान खान के नाम ज़ाहिर बात है खान आता है, तो वो लोग वैसे ही खान होने की वजह से ज़रा इमरान खान की ज़रा ज़्यादा शेदाई हैं। तो अब अली अमीन खान गंडापुर ने आज इमरान खान से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत को ख़बरदार करता हूँ कि इमरान खान के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि एक प्लान बनाया है हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे और अब जो है वो पहले एहतजाज करते थे, अब इज्तिमा करेंगे। इज्तिमा और एहतजाज में फ़र्क ये है कि पहले आते थे, एक दिन एहतजाज करते थे और इज्तिमा जो होता है वो एक दिन से ज़्यादा दिनों का होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब यानी कि एक किस्म के मुख्तसर धरने या शॉर्ट धरनों का ऐलान कर दिया कि जनाब हुकूमत के खिलाफ धरने दिए जाएंगे। अब अली अमीन खान गंडापुर ने इस हवाले से मजीद कहा कि फाइनल कॉल 9 मई को दी जाएगी और फिर उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जब अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो उस वक्त अली अमीन खान गंडापुर के मोबाइल और दीगर कीमती चीज़ों को चुरा लिया गया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मोबाइल तो मुझे अभी तक वापस नहीं दिया गया। फिर उनकी जानिब से गवर्नर राज की जो बातें की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा उसमें, हालांकि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर है ना खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वजह से लेकिन फिर भी गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। जिस तरह से अली अमीन खान गंडापुर का कंडक्ट है, बहुत सारे लोग इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में अगर अली अमीन खान गंडापुर सरकारी मशीनरी को या सूबाई मशीनरी को वफाक के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पर गवर्नर राज होना चाहिए। बहरहाल अली अमीन खान गंडापुर से जब सवाल किया गया कि आप सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, आप सूबे की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने सहाफ़ी को उल्टा डांट दिया और उन्होंने कहा कि जनाब जब आप
ایک ادارے کے ملازم ہے اور اپنے ادارے کے ڈی ایس این سی لے کر یہاں کھڑے ہیں، تو میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں، تو وہ مشینری میری ہے، میری مرضی ہے میں اس کو جہاں مرضی استعمال کروں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس مشینری کو آئندہ بھی استعمال کروں گا۔ پھر خاص طور انہوں نے بات کی جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس سے پہلے احتجاج میں تو کامیاب نہیں ہوئے، 2 مرتبہ آپ ناکام ہو چکے، جلسے آپ کے ناکام ہو چکے، تو اس پر انہوں نے کہا جناب پانی پت کی لڑائی میں 17 حملے کیے گئے تھے، ہم نے تو صرف ابھی 2 حملے کیے ہیں۔ تو مطلب پاکستان تحریک انصاف اب لمبی لڑائی لڑنے جا رہی ہے۔ اب ناظرین آج کے دن ہی میں نے اس سے پہلے جو ولاگ کیا تھا اس میں بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ احتجاج کی کال دے رہی ہے، دوسری طرف وکیل حامد خان کی جو گروپ ہے ان کی جانب سے بظاہر تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو نظر آ رہا ہے، جس طرح تحریک کا اعلان کرتے ہوئے منیر ملک نے کہا کہ ہم اس احتجاج میں وکلا کو بھی شامل کریں گے، ہم اس احتجاج میں مزدور تنظیموں کو بھی شامل کریں گے جو وکلا کا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنائی جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس میں طلبہ تنظیمیں اور جس طرح اس میں مزدور تنظیموں کا کہا گیا، تو یہ تنظیمیں بنیادی طور پر بیکڈ بائی کسی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں۔ اب اگر وکلا یہ احتجاج شروع کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹوڈنٹس یونینز ہیں اس میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے، آئی ایس ایف کے نام سے، وہ اس میں شامل کی جائیں گی بنیادی طور پر، کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ یونین اس میں شامل نہیں کی جائے گی، اور کوشش وہی کی جائے گی جو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے شنگھائی تعاون تنظیم پر کوشش کی کہ حکومت کو پریشرائز کر کے گھر بھیجا جائے، پھر لاہور کا ایک جھوٹا واقعہ بنا کر یہی کوشش کی کہ جناب طلبہ کھڑے ہو جائیں اور طلبہ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ حکومت کو گھر بھیجا جائے، بنگلہ دیشی ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے۔ پھر 9 مئی کو انہوں نے ترکی ماڈل کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جس طرح ترکی میں فوج کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ جناب ترکی کے ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے کہ جناب اب 9 مئی کے واقعے کو استعمال کرتے پاکستانی عوام فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے، وہ ماڈل بھی فلاپ ہو گیا۔ تو اب جو آخری حربہ رہ گیا وہ وکیل ہی رہ گئے تھے، لیکن اس احتجاج میں بھی جو وکلا کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس میں بھی بظاہر ناکامی اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ کوئی شک نہیں، علی احمد کرد، منیر ملک اور شفقت محمود صاحب کچھ بڑے نام وکلا کے اس کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن وہ انڈیویجولی جڑے ہیں، کوئی بڑی ایسوسیشنز جو ہے وہ اس احتجاج میں ساتھ نہیں دے رہی۔ بہرحال یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک روز میں اعلان کرنا ہے احتجاج کا، اور دوسری جانب وکیلوں کا احتجاج کا اعلان کرنا، اور وکیل بھی وہ جو کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہیں، یہ دونوں تانے بانے جو ہیں یہ آپس میں جا کر ملتے ہیں، اور اصل مقصد جو ہے وہ حکومت کو گرانا ہی ہے۔ دوسری ناظرین جس پر ہم بات کریں گے وہ خبر انتہائی اہم ہے۔ آج حکومت کی جانب سے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی نامزدگیوں کی جو ہے وہ مکمل پروسیس مکمل کر لیا گیا، وہ تمام نام حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا دیے گئے۔ مثلا فاروق ایچ نائک کا نام بھجوا دیا گیا، سینیٹر شیخ آفتاب احمد کا نام بھجوا دیا گیا، روشن خورشید اقلیتی ممبر تھی، ان کا نام بھجوا دیا گیا، اور باقی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 2 نام، ایک سینٹ سے اور ایک قومی اسمبلی سے، شبلی فراز اور عمر ایوب خان کا نام جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جوڈیشل کمیشن کے لیے بھجوایا گیا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس پر عمل کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 3 نکات جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے۔ سب سے پہلا جوڈیشل کمیشن کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ قائم کیا جائے گا کہ یہ کہاں پر بیٹھیں گے، اس کا سٹاف ہوگا، باقاعدہ الگ سے ٹیم ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ دوسرا جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کی کانسٹیٹیوشن پر غور کیا جائے گا۔ آئینی بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ بننا ہے، اور اس میں سب سے ہاٹ فیورٹ جو ہے وہ کون سے نام آئیں گے اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ اور پھر تیسرا کوئی بھی ایسی چیز اس اجلاس میں ڈسکس کی جا سکتی ہے جس کا چیف جسٹس آف پاکستان کیونکہ وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے، تو وہ اس میں جو ہے تیسری چیز ڈسکس کی جا سکتی ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں سب سے مرکزی بات پر۔ بات یہ ہے کہ یہ اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی
ज़ेर सदारत होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज होने की वजह से इसमें शामिल होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसमें शामिल होंगे। फारूक एच नाइक इसमें शामिल होंगे। शेख आफ्ताब अहमद इसमें शामिल होंगे। रोशन खुर्शीद इसमें शामिल होंगी। आज़म नज़ीर तारड़ इसमें शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। अख्तर हुसैन शामिल होंगे। शिबली फराज शामिल होंगे और उमर अयूब इसमें शामिल होंगे। अब नाज़रीन सवाल ये उठता है कि ये मजमूई तौर पर 12 मेंबर हैं, वैसे 13 होने थे, लेकिन 13वां मेंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होगा उसका सरबराह इसमें शामिल होगा। 13वां बेंच इसमें 13वां मेंबर जो है, क्योंकि आईनी बेंच अभी तक तश्कील नहीं पाया, इस वजह से 13वां इसमें जो मेंबर है वो शामिल नहीं हो सका। 12 मेंबरान की अगर हम इस पर गौर करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इनका हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि ये चाहेंगे कि जनाब या तो जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर आईनी बेंच के सरबराह बन जाएं। अब हमें देखना ये है कि इनकी सपोर्ट में कितने वोट्स हैं। 2 वोट ये हो गए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम तो बिल्कुल बहुत ही पीछे है, क्योंकि वो किसी भी के फेवरेट नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम फिर भी बाज़ हलकों की जानिब से लिया जा रहा है। एक तो वो सीनियर तरीन जज भी हैं और दूसरा उनकी उनकी अगर प्रोफाइल में देखा जाए तो सिर्फ 12 जुलाई वजाहतें और ये सारी चीज़ें हैं। वैसे इससे पहले उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। गैर जानिबदारी, उनके ऊपर किसी भी जानिबदारी का जो इल्ज़ाम था वो नहीं लगाया जाता था, तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम सामने आता है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में जो सबसे अहम वोट हैं वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, क्योंकि पहले भी उनकी जानिब से कहा जाता रहा है कि जनाब इन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाए, साडा जज आ गया। फिर उनमें शिबली फराज और उमर अयूब, ये 4 वोट जो है ये कन्फर्म है, जो कि एक साइड पे हो जाएंगे। अब इसमें रह गए पीछे 8 वोट। अब इन 8 वोटों का मैं आपको बताता हूँ कि फैसला क्या होता है। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वैसे मेरा ख्याल है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो वोट करते भी हैं तो फिर भी गेम जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में नहीं जाएगी, क्योंकि फिर 5 वोट बन जाएंगे और 5 और दूसरी जानब 7 वोट। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ चले जाएंगे तो फिर 4 और 8 वोटों का तनासुब हो जाएगा। अब अमीनुद्दीन खान है, यकीनी तौर पर वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि उन्होंने 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ बड़ा तड़ल्ले से जो था एक ऑर्डर जारी किया था। अब जिस तरह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, उसी तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हैं, बड़ा कम गो हैं, बड़ा आइन पर और कानून पर रहने वाले जज हैं। इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम हॉट फेवरेट है कि उनके कवी इम्कानात हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह बन जाएंगे। कुछ लोग जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का भी कह रहे हैं, लेकिन मेरी राय में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के कवी इम्कानात हैं कि वो आईनी बेंच के सरबराह बनने जा रहे हैं। अब उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम अगर फ्लोट होता है तो कौन कौन उसमें शामिल होगा। सबसे पहले फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब मुस्लिम लीग नून हुकूमत के, फिर उसके बाद रोशन खुर्शीद के अकलीती मेंबर है, ये इनके भी चांसेस हैं कि ये भी उसमें शामिल हो जाएंगे। 3 लोग हो गए। चौथे हो गए आजम नजीर तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल साहब। 5 वोट ये हो गए, 5-5 से मुकाबला बराबर हो गया अगर चीफ जस्टिस उस तरफ जाते हैं। अब छठा वोट होगा अख्तर हुसैन का, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं। वो इसमें शामिल होने के कभी इम्कानात हैं कि वो इस तरफ चले जाएंगे। अब इसमें जनाब रह गया, अब एक तरफ 6 और 5 का मैं मुकाबला कर रहा हूँ, तो अब इसमें 7वां वोट जो हो सकता है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपना वोट भी तो होगा। हाँ जी, अपना वोट भी होगा, 7 वोट हो गए उनके। अगर वो इस तरफ हो जाते हैं और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी भी इस वोट की सपोर्ट करते हैं तो फिर 8 वोट हो जाएंगे। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह की हमायत करते हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन खान की हमायत करते हैं, या जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जगह जो दूसरा किसी का नाम आता है, जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल का नाम आ रहा है, उनकी हमायत करते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह की हमायत करते भी हैं तो फिर भी अक्सरियत होने की बुनियाद पर चीफ जस्टिस जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं होगी। इसलिए ये कहना कि ये एक जस्टिस मंसूर अली शाह से इजहार यकजहती भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं तो फिर इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, मैं आपको बता दूंगा आइंदा किसी व्लॉग के अंदर, और मुमकिन तौर पर हो सकता है कल व्लॉग कर लूँ कि जस्टिस
منصور علی شاہ کے حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ چیف جسٹس آرڈرز کر رہے ہیں، لیکن ان آرڈرز کی وجوہات کیا ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کو پورا جو ہے وہ تجزیہ بنا کر دے دیا ہے۔ میری رائے میں جسٹس امین الدین خان 7 ووٹوں سے، یعنی 2 ووٹوں کی ایک ساتھ اور 5 ووٹ، یعنی 5 مخالفت میں اور 7 حمایت میں ووٹوں سے جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے، جبکہ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔